एक चीज और बताइए कि ये बोटॉक्स और फिलर्स सेम चीज है? नहीं, बहुत अंतर है। एक्चुअल में जो दवा है उसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। टॉक्सिन माने कोई जहर, कोई एक ऐसी चीज जो खत्म करती है, कुछ नुकसान पहुंचाती है ऐसा। जानवी कपूर बहुत हाईलाइटेड रहती है इस समय कि उन्होंने इतने सारे प्रोसीजर्स कराए हैं। देखिए वो जिस इंडस्ट्री में है ना, वहाँ पे तो कट थ्रोट कंपटीशन है। दे हैव टू लुक देयर बेस्ट। स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनको ये मैसेज देना होता है पब्लिक को कि हम शांत हैं। तो अगर उनके चेहरे पे फ्राउन लाइन दिखाई देगी तो आपको लगता नहीं कि पब्लिक उस पर भरोसा नहीं करेगी। पहले क्या होता था, एक औसत आयु 50-60 साल होती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी। अब वो औसत आयु बढ़ के वो 70-80 साल हो गई है। तो प्रीमेच्योर एजिंग जो इस जनरेशन में आ रही है, उसके पीछे वन एंड ओनली रीजन व्हाट आई सी इज। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर प्रभा सिंह, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। 16+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। आज उनसे हमने बात की है एंटी एजिंग पे, कि हम अपनी स्किन को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे हम झुर्रियाँ अपनी कम कर सकते हैं, बोटॉक्स क्या होता है और सारी चीज़ों पे। ओजेम्पिक पे भी हमने इनसे बात की है। आप ये पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है कि आप 50 साल की उम्र में भी 30 साल के कैसे लग सकते हैं। आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ किस हिसाब से होनी चाहिए, तो हम सब उनसे जानते हैं आज। तो डॉक्टर प्रभा, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और हम लोग काफ़ी दिन से इस पर डिस्कशन कर रहे थे। मैंने सोचा कि इस बार पॉडकास्ट के वे में इसको किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि एंटी एजिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा रिनाउंड टॉपिक हो गया है, कि हर व्यक्ति एंटी एजिंग पे बात कर रहा है, एज रिवर्सल को लेके बात कर रहा है। तो थोड़ा सा आप पहले एजुकेट करिए कि एंटी एजिंग एग्जैक्टली क्या है और क्यों इस पर इतनी ज़्यादा बात हो रही है। एंटी एजिंग वैसे देखा जाए तो एक मिसनॉमर है, क्योंकि हम एज को रोक नहीं सकते हैं, समय को तो कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है डिस्कशन का, उसमें ये है कि एक हमारी क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है। हमारे जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन से समय जो बढ़ा है, आपकी जो उम्र है वो एक उम्र है। और पहले क्या होता था, एक औसत आयु 50-60 साल होती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी। अब वो औसत आयु बढ़ के मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, सुधर गई हैं, वो 70-80 साल हो गई है। और वही लाइफ का फेज़ होता है 50 से 70 के बीच में, जब लोगों के पास पैसे भी होते हैं। तो वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। और पहले जो जीवन होता था वो छोटे शहरों में या छोटे गाँव में होता था, तो बहुत कुछ करने को नहीं होता था। अब क्या है कि हर आदमी जिसकी जेब में पैसा है, वो अपने आप को फिट रखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, ताकि वो दुनिया घूम सके, ट्रैवल कर सके। तो वो अपने आप को अच्छा दिखाना भी चाहते हैं। तीसरी एक चीज़ ये भी आ गई है कि पहले हम लोग जो भी शादी हुई उसी को चलाते रहते थे। अब रिलेशनशिप चैलेंजेस आ रहे हैं, लोगों के पास सर्विसेज हैं, सोशल एक्सेप्टेंस है न्यू रिलेशनशिप में जाने का। तो इस वजह से भी अपीयरेंस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो क्योंकि जेब में पैसा है तो लोग अपने अपीयरेंस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यही कारण है कि एजिंग या एंटी एजिंग को रोकने की जो बात हो रही है, एजिंग को और एंटी एजिंग, मतलब आप जैसे दिखते हैं उम्र के साथ, उसको युवा दिखाना चाहते हैं और उस पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं। देखिए, मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा कि हाउ डू यू लुक लाइक 30 व्हेन यू आर 50। तो अच्छा, एजिंग को कोई रोक तो सकता नहीं है, तो ये एज रिवर्सल का प्रोजेक्ट कैसे चालू हुआ? यहाँ पे फिर वही बात आती है कि एक आपकी बायोलॉजिकल एज है या क्रोनोलॉजिकल एज है। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट्स में आपके, उस डेट से आज की तारीख तक आपकी उम्र क्या है। लेकिन एक्चुअल में आप दिखते कैसे हैं और कैसा फील करते हैं, मतलब आपके वाइटल ऑर्गन्स की एज क्या है। अगर हम आपकी ब्लड रिपोर्ट चेक करें, अगर हम आपकी मेटाबॉलिक एज चेक करते हैं, तो आपके लिवर कितना डैमेज हुआ है, आपका किडनी कितना डैमेज हुआ है, आप अगर टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मसल्स में कितनी पावर है, ये सब मिल करके ये तय करता है। या आपकी जो त्वचा है उससे क्या पता चल रहा है कि उसमें कितनी रिंकल्स आ गए हैं, कितनी सैगिंग आ गई है। और उन सबको देख करके जब आप मिरर में देखते हैं खुद को, तो आपकी एज क्या महसूस हो रही है, वो आपकी मेटाबॉलिक एज या एक हम जिसको बोलते हैं अपीयरेंस एज। तो उसी पे होमवर्क चल रहा है इस समय। अच्छा, तो फिजिकल एज जो बाहर से दिख रही है और जो अंदर की एज है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल एज है उससे डिफरेंट हो सकता है। अगर आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप कुछ इस तरह की जॉब में है जहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ बहुत करनी पड़ रही हैं, आपको सोने को नहीं मिल रहा है, आपको खाने को नहीं मिल रहा है, हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो जल्दी डैमेज होंगे और उनका असर आपकी त्वचा पे भी पड़ेगा। तो आपके चेहरे में भी आपको जो एजिंग चेंजेस हैं जल्दी दिखेंगे। या मान लीजिए आपको फील्ड वर्क रहता है, आपको धूप में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो आपकी
आपकी त्वचा में जो डैमेज है, सेलुलर डैमेज है, वो जल्दी होगा, आपको झुर्रियाँ जल्दी आएंगी, आपको पिगमेंटेशन होगा, आपकी एजिंग जल्दी तेज होगी। तो इनफैक्ट इस पे एक बड़ा अच्छा रिसर्च हुई थी कि ट्विन्स थे, 2 रियल ब्रदर, तो एक का काम इंडोर था, एक का काम आउटडोर था, और ये पाया गया 40 साल की उम्र में कि उन दोनों की जो अपीयरेंस थी उसमें लगभग 10 साल का डिफरेंस दिख रहा था, कि जिसको सन एक्सपोजर हो रहा था, यूवी रेज का एक्सपोजर था, उसकी त्वचा में जल्दी वो बदलाव आए, जिनको हम एजिंग चेंजेस कहते हैं, झुर्रियाँ हो चाहे सैगिंग हो। और जो व्यक्ति इंडोर था, जिसको यूवी रेज से बचाव हो रहा था जिसका, वो कंपैरेटिवली उसकी जो एजिंग थी वो स्लो थी। अच्छा, ओके। जबकि उनका जेनेटिक डिजाइन एकदम सेम था, वो ट्विन ब्रदर थे। तो अच्छा, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आदमी जनरली भी करा सकता है अपनी एज को पता करने के लिए, बायोलॉजिकल एज, और कि मान लीजिए उसकी एज इस समय 40 है बट इंटरनल एज उसकी क्या चल रही है, तो ऐसे कुछ टेस्ट है जो सेल्फ अपने करा सकता है बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करे? हाँ, इसमें देखिए मेन तो ये होते हैं कि आपके जो LFT KFT हम लोग कराते ही हैं, इसके अलावा CRP होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो हम आपकी बॉडी में क्या इन्फ्लेमेशन हुआ है, वियर एंड टियर क्या है, वो देख सकते हैं हम। और जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे उसके रिफ्लेक्टर होते हैं कि बॉडी में आपके जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेलुलर डैमेज हो रहा है, वो दिख रहा है। इसके अलावा स्किन एनालिसिस से भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जो स्किन को हम जब चेक करते हैं तो उसका हाइड्रेशन लेवल क्या है, उसमें जो एपिडर्मल टर्नओवर है वो क्या है, मतलब आपकी डेड स्किन कितनी बन रही है, स्मूथ फ्लॉलेस स्किन है आपकी, या पिगमेंटेशन हो रहा है, आँखों के आसपास क्या झुर्रियाँ हो रही हैं, तो इनका एक कंबाइंड वो होता है। और इसके अलावा HbA1c एजिंग के साथ में आपने सुना होगा कि वैसे तो ये डायबिटीज़ में जांच की जाती है, यस, HbA1c, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपका एजिंग और उसका रिफ्लेक्टर होता है। और इसके अलावा हम लोग जो टेस्ट कराते हैं, आपका जो कार्डियक एंजाइम्स हैं, चेस्ट में मतलब आपके लंग्स की कैपेसिटीज़ कितनी है, ओवरऑल एक हम आपका स्टैमिना और एनर्जी लेवल चेक करते हैं। यूजुअली जब लाइफ इंश्योरेंस आप टर्म कवर लेते हैं तब ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। टेस्ट कराते हैं वो लोग चेक करने के लिए कि आप कितना जी सकते हो, वैसे कितना जी सकते हैं, यस, आप कितने फिट हैं अंदर से। अच्छा, आजकल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ये आ गया है कि पहले क्या था कि एंटी एजिंग, मतलब जिसकी एजिंग दिखने लगती थी वही आदमी एजिंग अपनी शुरू करता था कि मुझे प्रोसेस शुरू करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स में पहले से आ गया कि मैं 20-25 की एज से ही शुरू कर देते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स लगाना, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना, सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेज और ये सब यूज़ करना। तो ये कितने हद तक ठीक है, करना चाहिए लोगों को? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 20-25 की उम्र में बच्चे अब वैसे लग रहे हैं जो हम लोग 35-40 की उम्र में लगा करते थे। ये भी बात है, क्योंकि हम लोगों का नेचुरली बिना किसी प्रयास के भी लाइफस्टाइल पहले हेल्दी था। छोटे शहर थे, शहरों में पोल्यूशन इतना नहीं था, हमारा खान पान बाहर खाने का कल्चर नहीं था, घरों में स्वस्थ भोजन बनता था, साग सब्जियां स्वाभाविक रूप से होती थी, और स्ट्रेस नहीं था उतना, करियर के चैलेंजेस नहीं थे, पॉलिटिक्स नहीं थी ऑफिस की। तो हम लोग कंपैरेटिवली एक सेफ हेल्दी मेंटल एनवायरनमेंट में रहते थे। तो हम में और हमसे भी पहले की जनरेशन की अगर बात करें तो वो तो जिम भी नहीं जाते थे कभी, हमारी मदर्स को तो जिम का नाम भी नहीं पता होगा शायद, तो उनकी एजिंग स्लो होती थी। तो अब प्री मैच्योर एजिंग हो रही है। अब 16 साल के 17 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जबकि हमारी मदर्स के बाल 30-35 साल की उम्र में सफ़ेद होने शुरू हुए थे, या कुछ के तो उससे भी बाद में हुए थे। तो प्री मैच्योर एजिंग तो हो ही रही है, तो अवेयरनेस आना अच्छा है, लेकिन वो अवेयरनेस इस तरह की होनी चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल पे होमवर्क करें, ना कि वो मॉलिक्यूल्स जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने चाहिए वो सेल्फ परचेजिंग करना शुरू कर दें। आजकल AI का ज़माना है, लोगों को लगता है कि हम डॉक्टर को बाईपास करके हम खुद सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल्स के आपने नाम लिए, सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड, समटाइम्स दे आर ओवर यूज्ड, और अनटिल एंड अनलेस आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले करके उसको चूज़ कर रहे हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप उस मॉलिक्यूल को एब्यूज़ कर रहे हैं। आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत थी नहीं, पर फिर भी आपने उसको लगाया है, तो वो चीज़ें बैकफायर करती हैं, आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान करेंगी वो। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत आ गया ना कि आप अगर कुछ ऐसे क्रीम्स भी हैं, एंटी रिंकल क्रीम्स हैं, ऐसी कुछ क्रीम्स हैं, आप ओवरनाइट उसमें आप यंग दिखना शुरू हो जाओगे। तो ये गिमिकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आ गए। बिल्कुल गिमिक है ये, क्योंकि 20 साल की उम्र में आपको रिंकल हो क्यों रहा है, आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप उस पे काम कर रहे हैं कि रिंकल हुआ है और होना ही चाहिए था, अब हम रिंकल को रिमूव करेंगे।
सो दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। उस Okay. उम्र में जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रिवेंशन की होनी चाहिए थी, कि अगर मुझे रिंकल आ रहा है तो मैं अपने लाइफस्टाइल को चेक करूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं या क्या गलत कर रही हूं जिससे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं या मुझे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो हम उनको अवॉइड करें, उन कारणों को। मैं अगर सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि आप एक लाइफस्टाइल मतलब एक दिनचर्या एक इंसान की आप क्या बताना चाहोगे? एक स्टूडेंट की अलग बता दो आप, फिर एक ऑफिस गोइंग पर्सन की अलग, और मैरिड और अनमैरिड लोगों की अलग। एक स्टूडेंट है, सुबह से शाम तक क्या करे, क्या ना करे, उसकी स्किन और उसकी इंटरनल हेल्थ लंबे समय तक अच्छी रहे। देखिए, बेसिक जो फॉर्मूला है जो हम इतने सदियों से सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको हमने बायोलॉजिकली भी पाया है, बल्कि मेरी बुक आपने देखी है उसमें एक चैप्टर मैंने पूरा डेडिकेट किया है कि रिस्पेक्ट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, देखिए एनिमल किंगडम में कई तरह के जानवर होते हैं जिनमें कुछ रात में जगने के लिए पैदा हुए हैं, जैसे कॉकरोच हैं, नॉक्टर्नल कैट्स होती हैं जो रात में ही खाना खाती हैं और दिन में सोती हैं। पर मनुष्य का जो जन्म है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है, हमारे जो हार्मोन्स डिज़ाइन है, वो सनराइज़ के साथ उठने के लिए और सनसेट के बाद सोने के लिए डिज़ाइन है, राइट। तो पहले जब जंगलों में हम रहते थे या गाँव में रहते थे, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग सूर्योदय के साथ उठते थे, अपने काम वाम करते थे, और मोस्टली जो काम होता था फिजिकल वर्कआउट होता था। तो सुबह सनराइज़ के साथ आप उठते हैं अगर, तो आपके हार्मोन्स ठीक रहते हैं। आप वर्कआउट, पहले क्या है, खेतों में काम होता था, घर की महिलाएं होती थी, वो मट्ठा बनाना या जानवरों को चारा देना, ये सब काम करती थी। तो आप सुबह, अब क्योंकि चारा नहीं देना है, खेत में नहीं जाना है, तो आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। वो रनिंग हो सकती है, आपका जुम्बा हो सकता है, वो आपका योगा हो सकता है, आप कुछ भी करें, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो आप एक तो अपने जो बॉडी के हॉर्मोन्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, दिन भर के लिए अपने आप को चैतन्य करते हैं, और शाम होते होते आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो आपको रिलैक्स करना चाहते हैं आपकी बॉडी को। तो कोशिश करिए कि 10-11 बजे तक सो जाएं। तो बच्चे कई बार कहते हैं हमें रात में फोकस आता है, पढ़ाई करते हैं हम, पर मैं जो देख रही हूँ इस जेनजी में कि ये बच्चे रात में इसलिए नहीं जगते हैं कि रात में फोकस आ रहा है, क्योंकि रात में उनका पूरा गैंग एक्टिव होता है और वो इंटरनेट्स के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो चैट कर रहे होते हैं, और उस समय मोस्टली पेरेंट्स सो रहे होते हैं, तो क्योंकि वो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि हम भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं हम लोग नहीं पढ़ते थे, हम सुबह पढ़ते थे और सुबह भी बहुत अच्छा फोकस आता था। आप 4 बजे नहीं उठ सकते, आप 5 बजे उठ जाइए। तो ब्रह्म मुहूर्त की तो अवधारणा हमारे वेदों में और हर जगह है ही, कि उस समय, क्योंकि आप जब सो के उठे होते हैं, आपका मन शांत होता है, उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा आपको बॉडी में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। दूसरे, अगर मैं एक एंटी एजिंग डॉक्टर या एस्थेटिक फिजिशियन की तरह बात करूँ, तो जब हम सो रहे होते हैं तो रात में जब गहरा अंधेरा होता है, रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आप गहरी नींद में हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप गहरी नींद में हो और आपके सराउंडिंग में प्रॉपर डीप साइलेंस हो, उस समय हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, वो एक मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। मेलेटोनिन हार्मोन को हम एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो अभी आप देखोगे तो इस समय उसकी गमीज और मार्केट में, सोशल मीडिया में बहुत सारी टैबलेट्स बिक रही हैं उसकी, हाँ, सोने के लिए। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये मेलेटोनिन हार्मोन के 3-4 काम होते हैं। पहली चीज़ तो ये आपके बालों को काला रखता है। तो प्री मैच्योर एजिंग जो इस जनरेशन में आ रही है, उसके पीछे वन एंड ओनली रीज़न व्हाट आई सी इज़ कि वो सोते नहीं हैं टाइम पे। तो अगर आप उस समय अवेक हैं, जग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका ब्रेन वो सिक्रीट नहीं करेगा। तो अगर आपको आदत है कि मैं 12 बजे 1 बजे तक जग रहा हूँ और सुबह के टाइम आप 7 बजे 8 बजे सो रहे हैं, तो वो हार्मोन आपका सिक्रीट नहीं होगा। तो आप बाहर से खाओगे, कितना भी खाओगे, प्राकृतिक चीज़ प्राकृतिक होती है, जो आपकी बॉडी बना रही है उसका जो एडवांटेज है आपको बाहर से नहीं मिल सकता है। इसके अलावा इस हार्मोन का एक काम और होता है, ये आपके फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, मतलब फाइब्रोब्लास्ट यानी त्वचा में जो फाइबर हैं, जो आपका ढांचा है जिसको हम कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं, उन ढांचों को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, उनको एक्टिवेट करता है। जब उनको एक्टिवेट करेगा तो आपकी त्वचा में कसाव बना रहेगा, तो जो झुर्रियाँ बन रही हैं, खिंचाव रहेगा उसमें, हाँ, तो वो नई कोशिकाएं जो बनती रहेंगी, तो आपकी एजिंग स्लो रहेगी, आपको झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी। अगर आप अपनी दादी नानी को देखेंगे ना, जो गांव में रहती थी, टाइम पे सोती थी, टाइम पे उठती थी, आप देखोगे उनको झुर्रियाँ बहुत देर में आई हैं, राइट। जबकि अभी बच्चों को अगर आप देखिए 20-25, जो आप बोल रहे हो कि 20-25 साल के बच्चे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक्चुअली उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनको डार्क सर्कल हो रहे हैं,
हैं, रिंकल्स हो रहे हैं, उसके पीछे रीजंस यही है। एक तो फूड खराब है हमारा, दूसरा सोना जगना खराब है। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन को हम एलिक्सिर ऑफ लाइफ या एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं, और आपको उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर स्वयं ये बनाता है, बस उसको मौका देना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ, यू आर नॉट अ नॉक्टर्नल एनिमल, आप निशाचर नहीं हैं। आप रात आपके सोने के लिए भगवान ने, प्रकृति ने बनाई है, तो आप रात में अगर सोएंगे, दिन में जागेंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम करेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी में समस्याएं शुरू हो जाएंगी। वैसे भी आयुर्वेद तो ये कहता भी है ना कि दिन के समय जो जितने समय सूरज ऊपर रहता है उतने में हमारे पेट में जठराग्नि होती है, बिल्कुल, जो कि हमारे खाने की पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो सुबह जितना नाश्ता एक राजा की तरह करना चाहिए, लंच आपको एक सामान्य आदमी की तरह करना चाहिए, और खाना डिनर भिखारी की हो उल्टा रहा है। सुबह से हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, और रात में जाके फिर वो पनीर और चिकन, बिरयानी एंड अल्कोहल सब चालू होता है। जितनी जल्दी आपका डाइजेस्ट होके फ्लश आउट हो जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो एज वैसे ही आपकी नहीं बढ़ेगी जी। और जो आपने कहा कि मैरिड के लिए या स्टूडेंट के लिए बेसिक थंब रूल यही है, अब उसको आप अपने ज़रूरतों और जो आपकी वो है कर्तव्य हैं उनके हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। कोई भी ऑफिस अनटिल अनलेस आप रात के वो हैं, रात में काम करने का आपका है, नाइट शिफ्ट है, वो एक अलग बात है, उसमें हम नहीं बहुत चैलेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य आदमी का ऑफिस 10 से 6 होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई एक्सक्यूज़ है ये कहने का कि मैं रात में 1 बजे तक काम करता हूँ। तो जो आप काम रात में 1 बजे घर पे ही तो कर रहे हो ना, तो आप उसको सुबह भी तो कर सकते हैं, सुबह उठ के कर लीजिए। कुछ ऐसे फूड्स बताइए जो मेनली फॉर स्टूडेंट्स हो, जो आजकल क्योंकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, तो फोकस भी उनको दे, प्लस उनको मतलब बहुत जल्दी उनकी एजिंग को ना इंक्रीज करे आगे से 5 साल बाद भी। एक उनको अपनी डाइट में ऐड ही कर लेना चाहिए कुछ ऐसे फूड्स। यहाँ पे फिर मैं कहूँगी कि अगर आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ें जो एंटी एजिंग पे लिखी गई हैं, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में बहुत वेरिएशंस हैं। कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे सिर्फ नारियल होता है, पर वहाँ पे भी मनुष्य प्रजाति रह रही है। तो हमारे सोशल कल्चर्स डिफरेंट है, तो ये कहते हैं ना, थिंक ग्लोबल ईट लोकल। तो हमारी जो पीढ़ियों से हम खाना खा रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे फोर फादर्स किसान थे, हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हमारे फोर फादर्स किसान थे, उनको फिजिकल वर्कआउट बहुत था, फिजिकल लेबर बहुत था, तो उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रधान भोजन होता था, रोटी चावल की मात्रा ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्योंकि हम फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो हमको उसी पे होमवर्क करना है कि हमारी जो थाली है, चाहे नाश्ता हो, चाहे मील्स है, लंच है, डिनर है, उसमें 25% का रूल फॉलो करिए। 25% के रूल का मतलब ये है कि 25% भोजन आपका कच्चा होना चाहिए। आपकी थाली आपने जब लगाई है तो 25% भोजन कच्चा होना चाहिए। कच्चा माने चना मूंग, ठीक है, चना मूंग मसूर राजमा लोबिया जो भी आप है, वो स्प्राउट होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए अनाज। 25% सब्जी होनी चाहिए, हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में अब अगर आपके घर में मान लीजिए छोला चावल बना है, तो छोला को हम सब्जी नहीं मान सकते हैं, राइट। अक्सर ऐसा कहते हैं, आज क्या खा रहे हो, राजमा चावल, आज कर्ड राइस, या सब्जी क्या बनी है, आलू मटर की सब्जी बनी है। तो आलू स्टार्च है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट में काउंट करेंगे, वो सब्जी नहीं है। मटर प्रोटीन है, मटर को हम काउंट करेंगे प्रोटीन में, वो सब्जी नहीं है। सब्जी माने लौकी, तरोई, भिंडी, बहुत सारी सब्जियां हैं, पर वो हरी सब्जी होनी चाहिए, कोई लीफी वेजिटेबल होनी चाहिए, या लीफी नहीं भी है तो लौकी है जैसे, और इस तरह की सब्जियां, कद्दू है, ये इसको हम सब्जी मानेंगे। तो 25% आपकी थाली में सब्जी होना चाहिए, 25% कच्चा होना चाहिए, वो चना मूंग सलाद जो भी है वो होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें चाहे आप चावल रखें चाहे रोटी रखें। अच्छा। मुझे कई लोग कहते हैं कि हम तो मिक्स्ड रोटी खाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्लेट में आधा वो मिक्स ग्रेन्स हैं, तो अब मिक्स ग्रेन इनफैक्ट कंफ्यूज करता है बॉडी को, क्योंकि उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होते हैं। कई लोग कहते हैं हम रागी की रोटी खाते हैं, अच्छा। रागी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो इट मे नॉट बी फेवरेबल फॉर यू। रागी में प्रोटीन जरूर होता है, आई एग्री कि इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो व्हीट से हायर है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हायर है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर जाएगा। तो मल्टीग्रेन की बजाय आप कोई भी एक ग्रेन चुनिए, चाहे वो चने की रोटी हो सकती है, बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकता है, बट एट अ टाइम एक ग्रेन लीजिए। या अगर आपको चावल खाने का मन कर रहा है तो आप उस दिन रोटी स्किप करके सिर्फ चावल लीजिए। चावल आप अगर पॉलिश्ड राइस नहीं ले रहे हैं, रेड राइस या जो सावा चावल या जो रिच फाइबर वाले चावल हैं, अनपॉलिश्ड राइस जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, वो स्लो आपका वो बढ़ाएगा। तो दो में से कोई एक आइटम रखिए। और
एक चौथाई आपकी थाली जो होनी चाहिए उसमें प्रोटीन होना चाहिए। इंडियन डाइट में इट हैज़ बीन फाउंड कि प्रोटीन की काफ़ी कमी है, हम लोग दालें कम खाते हैं और दालों को बदल बदल के खाना चाहिए, क्योंकि हर दाल में सारे अमाइनो एसिड्स नहीं है। हमें जितने अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की इकाई होती है वो जो चाहिए होती है वो अक्सर मिसिंग होती हैं। तो आपको दालें बदल बदल के खानी चाहिए। आप रोज़ पीली दाल, तड़का दाल ना खा करके आप बदलें कभी। और बीन्स को बहुत हाईली रेट किया गया है प्रोटीन में, तो बीन्स में आपके सोयाबीन है, लेग्यूम्स हैं जैसे राजमा है, लोबिया है, इनको आप सैलेड में भी शामिल कर सकते हैं, इनकी दालें भी बना सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक उबाऊ खाना खाएं कि हम रोज़ करेला खा रहे हैं या रोज़ हम एक ही खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं। आप बदलिए उसमें, क्योंकि भोजन में अगर वैरायटी नहीं होगी तो आप बोर हो जाएंगे, तो आप उसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक रीज़न ये भी तो हो सकता है ना, जो मैंने भी एक दो जगह पढ़ा है कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है विद टाइम कि अगर आप एक ही चीज़ रोज़ खा रहे हैं तो उसका जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए बॉडी पे वो नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी को पता है कि यार ये यही खाएगा आदमी, मुझे इतना ही काम करना है बस। अगर आप उसको बदल बदल के दोगे तो आपके अंदर के जितने भी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेटेड उसी हिसाब से रहेंगे कि आज क्या नया होने वाला है। बिल्कुल वो नया होने वाला है। प्लस ये है कि कहते हैं ना, जीवन में अगर आपको कुछ नए परिवर्तन चाहिए, मतलब देयर इज़ अ कोट, इफ़ यू डू वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। सो इफ़ यू आर हैप्पी विद योर रिजल्ट, अगर आपने जो फिटनेस लेवल या जो आपका बॉडी का अपीयरेंस है अभी उससे आप संतुष्ट हैं तो आप वही काम करते रहिए। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा वेट बढ़ रहा है या मेरे स्किन में ये चैलेंज है या मेरी हड्डियों में कमज़ोरी है, तो आपको फिर कुछ बदलाव करना पड़ेगा, पहला चीज़ है। और दूसरा एक मैंने नोटिस किया है कि लोग आजकल फ्रूट्स का कंजम्पशन बहुत करते हैं एंड दे फील कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं। फ्रूट्स तो वो भी कलर्ड, अलग अलग कलर्स, अलग कलर्ड का फ्रूट्स तो लेना चाहिए, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि पार्टीज में भी अब कल्चर आ गया है कि डिनर में भी फ्रूट सैलेड्स होते हैं। सो व्हाट पीपल थिंक कि हम रात में 10 बजे जा रहे हैं पार्टी में और 10 बजे हमने पहले कोई ड्रिंक ले लिया जो यूजुअली शुगर कोटेड होता है, एंड उसके बाद हमें लग रहा है कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं और हमने बहुत सारा फ्रूट सैलेड खा लिया जो स्वीट है और अक्सर उसके में भी ऊपर से कोटिंग होती है चाशनी की। देन आपने पाइनएप्पल रायता ले लिया, तो अगर आप जाके चेक करेंगे शेफ के साथ तो आपको पता चलेगा कि उसमें आधा तो चीनी है। या जो योगर्ट्स होते हैं उसमें अगर आप चेक करिए तो 50 ग्राम में 16 ग्राम चीनी होती है। और जो पाइनएप्पल भी आ रहा है ना वो फ्रोजन पाइनएप्पल है जिसमें चाशनी, यस, सो इट्स एक्चुअली स्वीट डिश जो उसकी जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको चाशनी में ही प्रिजर्व किया जाता है। तो आप इनविजिबल शुगर बहुत खा रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ। तो ये बल्कि कहा जाता है क्योंकि फ्रूट्स में शुगर काफ़ी हाई होती है, तो आपको सनसेट के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। फ्रूट या फ्रूट बेस्ड कोई भी फूड सनसेट के बाद मत खाइए, प्लस मील्स के साथ मत खाइए, क्योंकि मील्स में आपको ऑलरेडी ब्लड शुगर ऊपर जाएगी, आपको कैलोरीज मिल रही हैं, तो आपको उस समय इंस्टेंट कैलोरी नहीं चाहिए। आपको फ्रूट्स की स्नैकिंग कब करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं और आपको थोड़ी से आलस आ रहा है, यू वांट टू फील फ्रेश, और आपको एक शुगर का थोड़ा सा क्विक वो हाई चाहिए। सो देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्टडी डन, कॉफ़ी वर्सेस एप्पल। सो दे सेड कि उन्होंने एक कॉर्पोरेट ऑफिस में उन्होंने कहा कि जब स्टाफ लेजी फील कर रहा था तो एक ग्रुप को उन्होंने कॉफ़ी दी, एक दूसरे ग्रुप को उन्होंने एप्पल सर्व किए, नॉट द कट एप्पल बट दिस कंप्लीट एप्पल। तो उसको ये पाया गया कि उस सेब को चबाने की जो प्रक्रिया थी और उसको खाने की जो एक्टिविटी थी उसने उनको ज़्यादा अवेक किया, ज़्यादा चैतन्य किया इन कंपैरिजन टू द ग्रुप जिसने कॉफ़ी पी। तो वो टाइम एक ऐसा अच्छा टाइम है जब आपको अपने फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। स्नैक्स की तरह लीजिए, डे टाइम में लीजिए। सनसेट के बाद फल मत खाइए, सनसेट से पहले खाइए और पूरा फल खाइए, उसको काट के छील के मत खाइए क्योंकि आपने उसका फाइबर निकाल दिया पूरा। अगर आप लंच कर रहे हैं तो उस समय मत खाइए, मील्स के साथ फ्रूट्स नॉट रिकमेंडेड। मतलब जितना आयुर्वेद में दिखा है उसमें कि लंच के साथ साथ अगर आप अपने एक एक बाइट के बीच में सेब खा रहे हैं तो आपका जितना डाइजेशन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि इसमें फाइबर है, लेकिन फाइबर के और भी सोर्सेज हैं। और बाकी आपने जैसा कहा कि आयुर्वेद में लिखा है, तो मैंने वैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता सतही तौर पे पढ़ी है, डीप में तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस समय हमारे देश के जो गांव देहात थे वहाँ पे सेब की पैदावार होती भी थी। कश्मीर में ज़रूर सेब था, हिमाचल में था, लेकिन बाकी भारत में तो सेब था ही नहीं, इतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि WHO का ये मानना है कि फल हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। तो फलों में जो मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं वो आपको सब्जियों से भी मिल सकते हैं, हरी सब्जियों से, लोकल जो वेजिटेबल्स या
जो लोकल फ्रूट्स हैं, लोकल फ्रूट्स में कौन से होते हैं, जैसे बेर, बेर है, अमरूद है, लोग तो भूल ही केला गए हैं है बेर आजकल। हाँ, तो बेरीज है, रसभरी है। तो अक्सर लोग परेशान होते हैं आजकल कि जो सेब है उसके ऊपर केमिकल डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं। तो आपको किसने कहा है वो कि न्यूजीलैंड का सेब खाइए आप, है ना? कौन कह रहा है आपको कि आप पैशन फ्रूट खाइए? वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। हमारे देश में कितने प्रतिशत जनता है जो ये फैंसी फ्रूट्स को अफोर्ड कर सकती है? पर आप अगर देखें तो अमरूद में वो सारे बेनिफिट हैं जो आपको किसी फैंसी फ्रूट में मिलेंगे। आपकी जो बेरीज हैं उसमें कभी कोई, क्योंकि वो टेम्परेरी, उसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम है फालसे की, खिन्नी की, कि उसमें कोई केमिकल डाला ही नहीं जाता है। वो लोकल प्रोडक्शन होता है, लोकल कंजम्पशन होता है। तो मुझे लगता है वो पेड़ अगर आपके आसपास हैं या आपका कोई ठेले वाला गुजर रहा है तो उनको खरीद के जरूर कंज्यूम करना चाहिए। बेर में इतने अच्छे लैक्सेटिव्स होते हैं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन के इश्यूज हैं दे कैन ईट दैट। ओके, तो लोकल फ्रूट अगर आप खा रहे हैं तो बहुत आपको पैसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। अच्छा, एंटी एजिंग में लोगों ने आजकल एक चीज़ और भी शुरू की है कॉस्मेटोलॉजी में, बेसिकली बोटॉक्स है, थ्रेड्स हैं, पीआरपीज हैं, फेस पीआरपीज। तो ये कितनी सपोर्टिव है इन लॉन्ग रन? डेफिनेटली दे आर सपोर्टिव। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 100 साल रहने के लिए बनी है, लेकिन क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो बदल रहा है। हम खेतों में नहीं रह रहे हैं, हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, हमको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, फिजिकल एक्टिविटी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हमारे रिंकल्स वगैरह बनने शुरू ही हो जाते हैं। आप कितना भी अपना खान पान सही रखिए, कितना भी करिए, और एक उम्र भी होती है 30-35 के बाद हम अपने मांसपेशियों को, चेहरे की इस्तेमाल करते हैं भाव भंगिमाओं के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट होते हैं जहाँ पे आपको झुर्रियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये वैसा ही है जैसे आपने एक कार खरीदी है नई और आप उसकी सर्विस तो रेगुलर करा रहे हो, तो कार बहुत अच्छी चल रही है, आपको बहुत अच्छा माइलेज दे रही है, लेकिन बाहर से किसी ने स्क्रैच मार दिया है तो आपको फील गुड नहीं आता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग भी कराते रहोगे तो आपको फील गुड रहेगा, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा कि अरे आपकी कार कितनी मेंटेन्ड है। तो वैसा ही आपका शरीर है। तो आप बोटॉक्स बेसिकली क्या करता है, आपके माथे की झुर्रियाँ हैं, आँख के आसपास की झुर्रियाँ हैं, उनको ठीक करता है, राइट। थ्रेड लिफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारे जो चेहरे में सैगिंग आ गई है, कभी फैट ज़्यादा था या प्रेगनेंसी हुई तो आपका वेट बढ़ा, फिर प्रेगनेंसी के बाद आपका वेट कम हुआ तो वेट अप डाउन हो रहा है, उससे सैगिंग आ गई, या एक नेचुरल सैगिंग भी होती है जो 35-40 के आसपास शुरू हो ही जाती है हर व्यक्ति में। तो अगर उसको आप थोड़ा सपोर्ट कर लेते हो और उसके जब आप उसको सपोर्ट करते हैं वो चीज़ कम दिख रही है, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या आप खुद को सुबह जब शीशे में देखते हैं आपको अपने बारे में अच्छा फील होता है, तो आप अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर आप बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं कि आप खान पान का भी ध्यान रखते हैं। मैंने खुद ये फील किया है कि जिस दिन मैं सुबह उठ करके जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उस दिन मेरी फूड चॉइसेस हेल्दियर होती हैं इन कंपैरिजन टू दैट डे जब मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। तो हम वो लेट गो करने लगते हैं, रिज़ाइन करने लगते हैं, चल रहा है यार, चलने दो, जाने दो। और जिस दिन हम अच्छा कर रहे हैं तो वो एक अच्छे बिहेवियर से बाकी की एक चेन स्टार्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो आपके पास मोटिव रहता है, आपके पास एक रीज़न रहता है अपने आप को फिट रखने का, अपने आप को अच्छा दिखने का। ओके, तो बोटॉक्स में ये भी कहा जाता है कि बोटॉक्स आज किसी ने करा लिया, बाय एनी चांस वो आगे नहीं कराना चाहता है, तो उसकी स्किन पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लग जाती है। ये एक मिथ है। मेरा अपना मानना है, इनफैक्ट मानने की कोई बात ही नहीं है, एक साइंस है। बोटॉक्स क्या है, एक फंगस होता है, उस फंगस में एक एक्सा मॉलिक्यूल, एक एक्सा वो है, टॉक्सिन है बेसिकली वो, जो आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनका एक नर्व एंड होता है जहाँ से वो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जाता है, ये उस सिग्नल पे काम करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज की तारीख में अपने चेहरे पे जब मुझे आश्चर्य होता है या मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने माथे की या ये जो फ्राउन लाइन है इनको दिन में 15 बार 20 बार अनजाने अनजाने सिकोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी त्वचा है वो उन मांसपेशियों पे रखा हुआ एक कागज़ या कपड़ा है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने के साथ वो भी सिकुड़ रहा है। तो एक कागज़ को आप दिन में 15 बार मोड़ेंगे तो उस पर वो लाइन आ जाएगी। अब आपने बोटॉक्स लगवाया, अब वो मांसपेशियां रिलैक्स हो गई हैं आपकी 4 महीने के लिए। तो अब ये ऐसा ही हुआ जैसे हमारे पुराने पेपर होते थे ना जो मुड़ जाते थे, उसको हम गद्दे के नीचे डाल दिया करते थे सीधा करने के लिए। तो उसी तरह से आपने उस कागज़ को या उस त्वचा को 4 महीने के लिए रिलैक्स कर दिया है। अब वो जब 4 महीने के लिए रिलैक्स हो गया है वो पेपर आपका या वो त्वचा,
तो आप ये बताइए कि 4 महीने बाद अगर आपने दोबारा उसको गद्दे के नीचे नहीं डाला उस कागज को, तो भी उसको निकालेंगे तो क्या वो पहले से बेहतर रहेगा या पहले से खराब रहेगा? पहले से बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो बोटॉक्स एक्चुअली एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अच्छा। ये आप अगर आप 90% लोग अभी भी टियर 2 सिटीज़ जैसे लखनऊ है, यहाँ पे बोटॉक्स घर में जब कोई शादी ब्याह होता है तो ही कराते हैं, रूटीन में नहीं कराते हैं। तो वो उनके मन में ये डाउट होता है कि हम एक ही बार कराने का हमारा बजट है, तो अगर हमने दोबारा नहीं कराया तो मेरी त्वचा और ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो उनको मैं यही समझाती हूँ कि 4 महीने के लिए तो चिल करो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो वापस आएगा, फिर आप सिकोड़ना शुरू करोगे, फिर गुस्सा आएगा, आपको मेड के ऊपर गुस्सा आएगा, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आएगा, वो दोबारा लाइनें बनेंगी। तो भी अगर आपका बजट बनता है तो करा लेना, नहीं भी बनता है तो भी 4 महीने तो रिलैक्स करने में कोई बुराई नहीं है ना। अगर ये वैसा ही है कि जंगल से एक बच्चा आया मोगली, उसने पूछा कि ये नहाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कभी नहीं नहाता था जंगल में। तो उन्होंने कहा नहीं, साफ़ हो जाओगे। तो उसने कहा कितने दिन तक साफ़ रहेंगे? तो उसने कहा भाई नहाना तो रोज़ पड़ेगा। तो उसने कहा कि अगर मैं नहीं नहाऊंगा कल तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आज तो साफ़ रहोगे और कल भी अभी जैसे तुम आए हो उससे तो बेहतर ही रहोगे ना। तो 3 दिन में भी एक बार नहाओगे तो ये उससे बेहतर है कि आपने कभी नहीं नहाया। वैसा ही है ये ट्रीटमेंट भी, इट इज़ सपोर्टिव। ओके। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए कि ये बोटॉक्स और फिलर्स सेम चीज़ है? नहीं 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 नहीं, बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा। जैसे कि बोटॉक्स जो शब्द है ये एक ट्रेड नेम है, एक्चुअल में जो दवा है उसका नाम है बॉटुलिनम टॉक्सिन। अच्छा। टॉक्सिन माने कोई जहर, ये कोई एक ऐसी चीज़ जो कुछ ख़त्म करती है, कुछ नुकसान पहुंचाती है, ऐसा। तो जो ये एक्सट्रैक्ट है ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एक फंगस का एक्सट्रैक्ट है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो मांसपेशियों को, मसल्स को टेम्परेरी पैरालाइज कर देता है। तो हम उसकी डोजिंग करते हैं कि हमें कितना रिलैक्स करना है उस मसल को। अगर ओवरडोज होगी तो वो आपको भी पूरे तरह पैरालाइज कर सकता है, राइट। तो ये तो है बॉटुलिनम का काम। तो बॉटुलिनम को हम इस्तेमाल करते हैं उन मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए जिनकी वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ बन रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं। मतलब जब हम कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसे मैं ऐसे सिकोड़ रही हूँ माथे को, या मैं हंस रही हूँ तो आँखों के पास लाइनें बन रही हैं, या मैं दुखी हूँ तो नीचे लाइनें बन रही हैं। तो ऐसी झुर्रियाँ जो मांसपेशियों के मूवमेंट से बन रही हैं, एक्सेसिव मूवमेंट से बन रही हैं, उनको ठीक करने के लिए जो दवा इस्तेमाल हो रही है वो बोटॉक्स या बॉटुलिनम टॉक्सिन है। ओके। इसका प्रयोग और भी जगह पे होता है, आपने सुना होगा माइग्रेन के लिए यूज़ होता है। इसका प्रयोग सेरेब्रल पैल्सी में यूज़ होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पैर अकड़े हुए होते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए होता है। इनफैक्ट इस समय एडवांस बोटॉक्स यूज़ हो रहा है जिसमें स्क्रोटम का साइज़ बढ़ाने के लिए, या एक प्रॉब्लम होती है जिसको वेजाइनल डिस्पैरिनिया कहते हैं, पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उन सब चीज़ों को जहाँ पे भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है, स्पैज्म हो रहा है मसल में, उसको रिलैक्स करने के लिए करते हैं। एक कुछ पेशेंट्स में ऑप्थेल्मिक्स की प्रॉब्लम होती है कि उनकी आँखों की जो पलकें हैं वो बार बार झपकती रहती हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए भी हम बॉटुलिनम का प्रयोग करते हैं। फिलर, जैसा कि नाम बता रहा है, ये फिल करने के लिए, भरने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिलर एक तरह का जेल जैसा दिखता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, एक जेली जैसी चीज़ है। जैसे कि बच्चे खेलते हैं ना, एक डिश बनाते हैं कि वो पानी में भिगो देते हैं तो पानी को सोख करके फूल जाता है। तो उसी तरह से हाइलुरोनिक एसिड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो त्वचा होती है वो अपनी नमी खोने लगती है, और हमारी त्वचा में हाइलुरोनिक एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो 20 से 25 साल के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें जो 2-3 साल का बच्चा है, उसके गाल खींचे तो कितना मज़ा आता है, क्योंकि सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं, वो बाउंस बैक करते हैं, तो उसमें नमी और हाइड्रेशन अच्छे से होता है। जब हम 25-30 साल के उम्र में होने लगते हैं, या कोई स्मोकिंग कर रहा है, या समय पे नहीं सो रहा है, डिहाइड्रेशन में जा रहा है, तो उसकी त्वचा सिकुड़ने लगती है, वो बाउंस बैक नहीं करती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम हाइलुरोनिक एसिड या फिलर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फिलर सिर्फ हाइड्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, जिसको हम डाइल्यूटेड फॉर्म में पूरी त्वचा में डाल सकते हैं, हाथों में डाल सकते हैं। हाथ में अक्सर उम्र के साथ झुर्रियाँ बनने लगती हैं, या गले में आपकी टर्टल नेक बोलते हैं हम लोग, वो होने लगता है, या लिप्स आपके ड्राई हो रहे हैं उम्र के साथ, स्मोकर्स लाइन जिनको हम बोलते हैं, लिप्स में लाइनें बनने लगी हैं, उस तो हाइड्रेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होता है और कॉन्टूरिंग के लिए भी यूज़ होता है। अब कॉन्टूरिंग क्या चीज़ है? फेशियल कॉन्टूरिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी एक चेहरे की बनावट है, और उसमें आपकी हाई चीक बोन्स नहीं है, या आपकी जो नाक का ब्रिज है वो दबा हुआ है, आप उसको एनहांस करना चाहते हैं, आप किसी सर्टेन फीचर को शार्प करना चाहते हैं, आपके जो लिप्स हैं वो पतले हैं,
धसे हुए हैं, दबे हुए से हैं, हाँ। आप उसको थोड़ा सा पाउट चाहते हो, एक जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं इस समय, अगर आप उनकी पुरानी फ़ोटो देखें जब इंडस्ट्री में नहीं थे तब में और अब में, उनके फीचर्स एनहांस्ड हैं, दे आर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव। तो वो एक सटल चेंजेस लाने के लिए हम लोग फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फेशियल कॉन्टूरिंग कहते हैं। इसके अलावा एजिंग में अगर हम बात करें फिलर की, तो अंडर आई हॉलोनेस, उम्र बढ़ने के साथ क्या होते हैं, यहाँ पे जो त्वचा के नीचे फैट पैड होते हैं वो खिसकने लगते हैं नीचे, तो यहाँ पे गड्ढा जैसा बनने लगता है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए भी आप फिलर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कहते हैं लोग। यस, या जो नेजोलेबियल फोल्ड या लाफ लाइन कहते हैं हम, नाक के किनारे से लिप्स के पास तक ये फोल्ड्स काफ़ी सैगीनेस के कारण आ जाता है, उनको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जॉ लाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आजकल एक टेक्सास इफेक्ट होता है, जॉर्ज क्लूनी इफेक्ट भी कहते हैं हम इसे। तो जॉर्ज क्लूनी का चेहरा एक काफ़ी मैस्कुलिन फेस माना गया और बहुत ही अट्रैक्टिव माना गया। तो ये माना गया कि अगर लड़के की जो जॉ लाइन है वो पूरी वेल डिफाइंड हो यहाँ से यहाँ तक, तो वो मैस्कुलिन फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है। फीमेल्स में भी जैसे इजिप्शियन प्रिंसेस होती थी, नेफरटिटी जो वहाँ की रानी थी, उनके नाम से बना है नेफरटिटी लिफ्ट। बॉयज़ में इसको हम टेक्सास इफेक्ट या जॉर्ज क्लूनी इफेक्ट कहते हैं, फीमेल्स में हम इसको नेफरटिटी लिफ्ट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे डबल चिन है, या आपकी ये जो बोन है मैंडिबल बोन जिससे जॉ लाइन बनती है, वो मान लीजिए सैगी है, वो उसका वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसको एनहांस करने के लिए हम लोग फिलर का प्रयोग करते हैं, जिससे वो दिखती है जॉ लाइन है, तो एक तो आपका स्लिम कॉन्टूर्ड फेस दिखता है, दूसरे वो अट्रैक्टिव लगता है। तो अभी कई बार आपने देखा होगा कि इस समय लोग बियर्ड उसी तरह रखते हैं बॉयज़, और यहाँ से शेव करते हैं टू क्रिएट दैट कैमोफ्लेज इफेक्ट। वही डिफाइंड जॉ लाइन का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो बियर्ड का ट्रेंड आ रहा है इस समय। तो ऑल दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड फिलर, या वो नहीं चाहते हैं कि कोई हम फॉरेन मटेरियल बॉडी में डालें, तो वो बियर्ड से वही इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो जो स्टोन्स होते हैं, कोशा स्टोन्स या शेपिंग स्टोन्स जो होते हैं, क्या सच में काम करते हैं? आई थिंक इट्स मोर ऑफ प्लासिबो इफेक्ट, और बाकी खुद को पैम्पर कर रहा है जो व्यक्ति, इसका मतलब वो अपना ख्याल तो रख ही रहा है, तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। बट व्हाट आई कैन से इज कि ग्वाशा या जो स्टोन होता है, तो जब आप इस तरह से मूवमेंट देते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है। तो अगर आपके बॉडी में स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन है, सो दैट कैन बी हेल्पफुल टू हेल्प द लिम्फेटिक ड्रेनेज। लेकिन वो सेम इफेक्ट आप मैनुअली मसाज करके, या आप कोई जो थेरेपेटिक मसाजेस होती हैं वो लेकर के भी आप अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में झूला झूलते थे, स्विंग्स जो होते थे, जब आप अपनी बॉडी को विगरसली शेक करते हैं वो भी आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है। तो ट्रैम्पोलिन पार्क अगर आपके पास जाने का मौका हो बच्चों के साथ, या कोई बच्चों के साथ आप घूमने जा रहे हैं, आजकल बच्चे मॉल जा रहे हैं, बट अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो ज़रूर जाइए, कूदिए, भागिए, क्योंकि आपको प्रकृति ने उसी के लिए डिज़ाइन किया है। आप पेड़ नहीं हैं, आपको एक स्थिर रहने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको नेचर ने जॉइंट्स दिए हैं। आप जितना उछलेंगे कूदेंगे, आपके जोड़ भी सही रहेंगे, आपकी त्वचा भी सही रहेगी। अच्छा, हाउ मच स्किन केयर और या हाउ मच कॉस्मेटोलॉजी इज़ टू मच कॉस्मेटोलॉजी? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं कई बार वर्कशॉप करती हूँ, एंड व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन इन द बिगिनिंग कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी स्किन केयर करते हैं, 90% बॉयज़ डू नॉट रेज देयर हैंड। उनको लगता है कि हम अपनी त्वचा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। बट अगर आप पलट के देखिए, जिस दिन आप पैदा हुए थे, सबसे पहला काम क्या होता है? जो नर्स होती है आपको ऑयल से क्लीन करती है, आपकी जो स्किन पे जो कुछ भी लिक्विड या डेड सेल्स चिपकी होती हैं उसको साफ करती है। तो क्या वो स्किन केयर नहीं है? तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन से आपकी स्किन केयर शुरू होती है। फिर आपकी दादी नानी आपकी मसाज करती हैं, आपको धूप दिखाती हैं, विटामिन डी मिल जाए, तेल मालिश की जाती है, फिर आपके बालों में भी तेल लगाया जाता है। उसके बाद जब आप नहाने जाते हैं तो आप कोई ना कोई क्लिनजर यूज़ करते हैं, वो एक साबुन हो सकता है, बॉडी वॉश हो सकता है, आपकी मम्मी बहुत ख्याल रख रही हैं आपका तो आपके लिए कुछ फैंसी बेबी केयर रेंज खरीद के लाएंगी। तो आप चाहो या ना चाहो स्किन केयर तो हो ही रही है। सो ये अवेयरनेस होना मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी त्वचा के अनुरूप अपने प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे, वो प्रोडक्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाज़ार से खरीद के लाइए, वो सिंपल आपका बादाम का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, पर वो है तो स्किन केयर ही। तो स्किन केयर अब आता है कि एक्सेसिव कब हो रही है। सो आई विल नॉट से कि इट इज़ एक्सेसिव स्किन केयर, इट इज़ एक्चुअली अब्यूज़।
मॉलिक्यूल अब्यूज़। अभी क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम जो इस तरह की बातें करते हैं, वो कोई जिम ट्रेनर है, कोई मॉडल है जिसको ABCD नहीं पता है। आप उससे पूछो कि त्वचा की परतें कितनी होती हैं, वो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं। और वो ज्ञान अक्सर कॉमर्शियली ड्रिवन है, क्योंकि उनके 1 लाख फॉलोअर हैं, तो उनको कोई जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो उनको हायर कर रही है और उनसे कह रही है कि तुम हमारा प्रोडक्ट बेचने में हमारी मदद करो, तो वो उसके गुण गा रहे हैं। अब वो एक मेडिकल मॉलिक्यूल है, आप सैलिसिलिक एसिड कह रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड कह रहे हैं, रेटिनॉल कह रहे हैं, नियासिनामाइड कह रहे हैं, ये मेडिकल मॉलिक्यूल हैं, ये केमिकल मॉलिक्यूल हैं। इसका उपयोग करना है नहीं करना है ये एक डॉक्टर ही तय कर सकता है, या एक जो केमिकल एक्सपर्ट है, केमिकल एक्सपर्ट भी नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस दवा के बारे में भी पता हो और आपकी त्वचा के बारे में भी पता मतलब हो। मेनली आपकी स्किन को चाहिए क्या है, हाँ। और जो चाहिए भी है, अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा एसिड दिया जिससे स्किन ड्राई हो रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी तो आप कोई दूसरा एजेंट दोगे ना, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो चीज़ नहीं है। और जब तक आपकी त्वचा में समस्या नहीं है, आप कोई केमिकल मॉलिक्यूल क्यों चूज कर रहे हैं? आप बेसिक स्किन केयर करिए ना। तो ये सवाल कि स्किन केयर पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है। मेरा मानना है कि हमारे घर में पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, आप याद करिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल करती थी, पुरुषों की भी तेल मालिश होती थी, खूब खुल के होती थी, तो वो भी तो स्किन केयर ही तो हो रही है ना। तो आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं एक तरह से। आपने जब तेल से मालिश की तो एक तो आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज किया, दूसरे आपने जब जैसे ही ऑयल लगाया, ऑयल इज़ द बिगेस्ट मॉइस्चराइज़र, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो आप मॉइस्चराइज तो कर ही रहे हो। उसके बाद आप नहाने जाते हैं तो या तो आप कोई उपटन लगा रहे हैं या कोई नीम का कुछ खली लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप क्लिनजर तो यूज़ कर ही रहे हैं, नहा रहे हैं तो क्लीन तो कर ही रहे हैं बॉडी को। तो इट्स बेटर टू बी अवेयर एंड चूज़ द राइट प्रोडक्ट। गलत पहले हम लोग क्या करते थे, रैंडमली टीवी में ऐड आते थे, क्या क्या साबुन आते थे, लक्स, सिंथॉल, है ना, लेमन बेस्ड, गुलाब वाले साबुन हैं ये, और हम लोग रैंडमली खरीदते थे। घर में एक साबुन आता था, पूरा परिवार वही इस्तेमाल करता था। लाइफ बॉय से भी नहाया है हम लोगों ने बचपन में, कुछ लोगों ने रिन से भी नहाया है, रिन से भी नहाया है। तो वो नहा तो हम पहले भी रहे थे, राइट। तो अगर ये अवेयरनेस यूथ में आ गई है कि हमको इन साबुनों से नहीं नहाना है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, और उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और गलत प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा है कि आप ना यूज़ करें। पर ये जो मॉलिक्यूल्स के साथ गेम चल रहा है कि हम नियासिनामाइड लगा रहे हैं, हम रेटिनॉल लगा रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ अब्यूज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो करना है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले एक एक्सपर्ट से, एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अच्छा, आपने एक बात बीच में बोली कि मोगली वाली बात, उसने नहाने वाली बात पे उसने बोला कि आज नहाना है फिर कल भी नहाना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या होगा कि बोटॉक्स, फिलर्स या कोई भी ऐसा प्रोसीजर किसी इंसान ने एक बार ले लिया है तो उसको फायदा मिल गया, कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा कम होना शुरू होगा, बिल्कुल होगा, फिर वो दोबारा भी लेगा, फिर वो तीसरी बार भी लेगा, तो उसको एक आदत पड़ जाएगी। तो क्या ये आदत पड़ना किसी भी ऐसी चीज़ की, ये ठीक है? क्योंकि हम अब सोसाइटी ने इतना ज़्यादा बना दिया है इसको कि हम अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस को ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना कम कर चुके हैं जी। तो प्लस ऐसे क्लिनिक्स या ऐसे आउटलेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं जो कि आपको डरा के बिजनेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। मतलब कोई व्यक्ति गया था विटलिगो के लिए किसी डॉक्टर के पास, लेकिन उसने एक नई चीज़ उसको बता दी कि नहीं, आप तो दिखते भी अच्छे नहीं हो। अब वो और ज़्यादा सप्रेस हो गया उस चीज़ को लेके। तो ये कितना ठीक है सोसाइटी में? एथिकली डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग, और एडिक्शन की प्रॉब्लम भी है। योर कंसर्न इज़ वेरी राइट। इवन आई हैव सीन सम पेशेंट्स। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही थी तो एक महिला मेरे पास आती थी। तो नॉर्मली जो हम फिलर लगाते हैं, फिलर की लाइफ बॉडी में 1.5 से 2 साल होती है, पर ये लड़की जो थी वो मेरे पास हर 3 महीने में आ जाती थी। जैसे ही उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा होते थे, ये ट्रीटमेंट्स यूजुअली हायर साइड होते हैं, मिनिमम 12-15 हज़ार का खर्चा होता ही होता है। तो वो उसका ट्रीटमेंट इस बेसिस पे नहीं डिसाइड होता था कि अब मुझे ज़रूरत है, वो इस बेसिस पे डिसाइड होता था कि मेरे पर्स में 15,000 रुपये आ गए हैं। तो अगर उसको 2 महीने में 15,000 रुपये मिल गए तो वो 2 महीने में मेरे पास आ जाती थी कि अब मुझे और डाल दो, और मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं उसके चेहरे में कहाँ डाल दूँ। तो ओसीडी हो गया ना। हाँ, ये एडिक्शन होता है, और अक्सर ये एडिक्शन ट्रिगर होता है आपकी लाइफ के किसी और चैलेंज से। आप किसी वजह से लो फील कर रहे हैं, या आपका, कई बार मैंने बॉयज़ को देखा है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो डिप्रेशन में है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने अगर शक्ल को ठीक कर लूँ, मैं अपना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करा लूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वो जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। या रिलेशनशिप के चैलेंजेस इस समय बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
और या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो रहे हैं, उसमें भी वो लो फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और ऐसे में अक्सर क्या हो रहा है कि वो इन ट्रीटमेंट्स की चपेट में आ जा रहे हैं और एडिक्ट हो जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साइकेट्री और साइकोलॉजी में एक डिफाइंड डिजीज़ है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। मतलब आपका जो अपीयरेंस है, हर व्यक्ति फैक्ट्री मेड तो है नहीं, हर एक का अपना एक बिल्ट है, एक लुक है। आपके लिप्स और मेरे लिप्स, आपकी नाक मेरी नाक एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक नॉर्म होता है, एक रेंज होती है कि यहाँ से यहाँ तक को हम नॉर्मल मानेंगे, इसको ये एबनॉर्मल नहीं है, बस एक वेरिएशन है। पर ये जो लोग होते हैं ये नॉर्मल चीज़ को भी एबनॉर्मल की तरह देखने लगते हैं और वो अपने लो कॉन्फिडेंस में अक्सर पैसे और समय बर्बाद करते हैं। और वहाँ पे जो इस तरह के कॉमर्शियली ड्रिवन सेंटर्स हैं, अक्सर जो इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होते हैं, वहाँ पे टास्क होते हैं, टारगेट होते हैं कि भाई हमने 1 करोड़ रुपए लगा दिया है इसको बनाने को, सेटअप बनाने को, मशीनें लगी हुई हैं तो पैसे निकालो। तो वहाँ पे इस तरह की ओवर सेलिंग हो रही है। मोस्टली डॉक्टर्स ये नहीं करते हैं। जो नॉन मेडिकोज इस तरह के सेटअप्स चल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटी सैलून चल रहे हैं, वहाँ पे ये ओवर सेलिंग होती है और उसमें इस तरह के लोग विक्टिम बनते हैं। आईवी ड्रिप्स आजकल सैलून्स में शुरू हो गए हैं। आई पर्सनली फील इट्स ओवर हाइप। नहीं, वो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लोग आजकल सैलून में शुरू कर दिए हैं, डॉक्टर्स नहीं शुरू किए हैं। और कई बार ग्लूटाथियोन वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती है, या जो उससे प्रॉमिस किया जा रहा है वो ओवर प्रॉमिस है। जैसे मेरे पास भी कई बार आते हैं बच्चे, उनको लगता है कि शायद उनका रंग एकदम से गोरा हो जाएगा, तो 1-2 टोन आपका थोड़ा बेटर हो सकता है, ग्लो आ सकता है, लेकिन आप दोबारा जाओगे धूप में, दोबारा टैन होगा। बिल्कुल। तो आप किसी हॉलीडे पे जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, आप टैन हो जाएंगे। और ये मॉलिक्यूल्स, खैर इनकी अच्छाई ये है कि ये टेम्परेरी होते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि बॉडी उसको वॉश आउट कर लेती है अपनी बॉडी से। पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, बॉडी उसको वॉश आउट नहीं कर पा रही है, तो वो लंबे समय तक अगर आप एडिक्ट हो रहे हैं तो नुकसान तो करेगा। इंडस्ट्री नॉर्म्स भी बन गए हैं अब, जैसे इवेंट इंडस्ट्री है, तो इवेंट इंडस्ट्री में देखा, मेरा एक फ्रेंड भी है, वो खुद ही बताता है मुझे कि यार जब तक आप ठीक नहीं दिखोगे ना तो आपको वो कंपनी आपको पैकेज ही नहीं दे रही है। आपके अंदर टैलेंट बहुत है, काम आपको आता है, लेकिन आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं है तो कंपनी आपको रख ही नहीं रही है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, व्हाट दे से। बिल्कुल, क्लाइंट सर्विसिंग कह लो आप, या शैडो, या जितने ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर अपीयरेंस को ही वैल्यू दी जा रही है। हाँ, मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि अपीयरेंस में भी लोग ना बाईपास कर रहे हैं बेसिक्स को। जैसे कि आपको स्वस्थ रहना है, समय पे खाना है, समय पे सोना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, अगर वो करेंगे आप तो अपने आप ही ठीक दिखेंगे, आपकी त्वचा अपने आप ठीक दिखेगी। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं कि सारी लापरवाही करेंगे, एंड देन दे वांट कि ओवरनाइट 24 घंटे में मैं ये ड्रिप लगा लूँगा, मैं ये ट्रीटमेंट कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा तो सबका वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जो काम 9 महीने में बच्चा पैदा करने का होगा, उसको आप इंजेक्शन लगा के 2 दिन में नहीं पैदा कर सकते हो ना। तो सिमिलरली आपकी त्वचा, आपके ये जो चेहरा होता है ना, वो आईना होता है आपकी इनर हेल्थ का। तो अगर आपका खान पान सही नहीं है, वो चेहरे से पता चलता है। आप उसको कितना भी ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग करोगे, अगर सर्विस नहीं हो रही है कार की तो गाड़ी में अटकेगी, रुकेगी। अच्छा, जानवी कपूर बहुत हाईलाइटेड रहती है इस समय कि उन्होंने इतने सारे प्रोसीजर्स कराए हैं, लिफ्ट्स भी कराए हैं, अपनी पूरी सर्जरीज चेंज कराई, लिप्स भी चेंज हो गए, उनकी आंखों का डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। तो अब ये कैसे आप देखते हो? मतलब ये इतना ज़्यादा कराना चाहिए था? मतलब मुझे तो वो देखने में ठीक लगती हैं, पहले से बहुत बेटर हो गई है, और आई थिंक उनके फील्ड में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि वो इस समय पे एक रोल मॉडल है काफ़ी सारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे उनको आजकल देख रहे हैं और काफ़ी फेमस भी हो रही है। देखिए, वो जिस इंडस्ट्री में है ना, वहाँ पे तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, दे हैव टू लुक देयर बेस्ट। और मेरा जो दिखता है ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि उन्होंने नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स ही लिए हैं, कोई सर्जरी नहीं कराई है। अच्छा। नॉन इन्वेजिव से भी आप अपने फेशियल कॉन्टूरिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं। एंड आई अप्रिशिएट दीज एक्ट्रेसेस, मोस्ट ऑफ देम वर्कआउट ऑन देयर लाइफस्टाइल ऑल्सो, दे डू प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, तो वो उनकी प्रोफेशनल नीड है, करना ही चाहिए उनको। और आप उनकी क्या बात कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि नेचुरली ठीक है, लेकिन वो भी ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं। पॉलिटिशियंस आर टेकिंग दिस ट्रीटमेंट, एनीबडी हु इज़ इन पब्लिक अपीयरेंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर मैं ऐसी ब्रांच में हूँ जहाँ पे मैं इस तरह की सर्विस दे रही हूँ, तो लोग जब मुझसे मिलते हैं तो मेरे अपीयरेंस से मुझे जज करते हैं कि अगर मैं झुर्रियाँ ठीक कर सकती हूँ तो मेरी अपनी झुर्रियाँ ठीक होनी चाहिए।
तो अगर मैं ना भी चाहूँ, मुझे लगता है कि अगर मेरे माथे पे झुर्रियाँ हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा बिजनेस प्रभावित होता है। एक जो राजनेता है वो जब माइक पे भाषण देने जाता है तो पब्लिक उसके चेहरे को देखती है। आप राजनेता की क्या बात कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनको ये मैसेज देना होता है पब्लिक को कि हम शांत हैं, हमें गुस्सा नहीं आता है। तो अगर उनके चेहरे पे फ्राउन लाइन दिखाई देगी, कोई साध्वी है उसके चेहरे पे भ्रुकुटियाँ तनी हुई दिखाई देंगी, तो आपको लगता नहीं कि पब्लिक उस पर भरोसा नहीं करेगी, तो उनको शांत दिखना उनकी मजबूरी है। एंड कोइंसिडेंटली उनकी जेब में पैसा है। सो अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर आप एक सही तरीके से सही व्यक्ति से करा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप करा सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपका फील गुड फैक्टर इम्प्रोवाइज करता है। जब लोग आपकी तरफ अच्छी निगाहों से देखते हैं तो आपको अपने बारे में भी अच्छा फील होता है। तो एडिक्ट मत बनिए। वंस इन अ वाइल आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपका बजट अलाउ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन बेसिक्स ठीक रखिए। अगर आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, आपका फूड गड़बड़ है, तो आप लाख बोटॉक्स लगा लो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उन तक ये हमारी तरफ से पहुंचना चाहिए कि आप जो करते हो आप उसको या तो बता दो या तो लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो। जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कराते सब कुछ है बट बोलते हैं अरे मैं कुछ करता नहीं, मैं सिर्फ मुंह पानी से धो लेता हूँ और मेरा चल जाता है। अभी रिसेंटली मैंने उनका राहुल जी का एक वीडियो देखा था। तो somebody गर्ल्स वर आस्किंग कि आप अपनी त्वचा के लिए क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा है मैं कुछ नहीं करता, मैं पानी से मुंह धुलता हूँ। सो आई वाज वंडरिंग कि राहुल जी डेफिनेटली ही इज जेनेटिकली गिफ्टेड, उनकी स्किन को बहुत गिफ्ट है। और वीडियो में मैंने देखा कि उनको रिंकल्स भी थे। तो आई एग्री कि वो शायद बोटॉक्स वगैरह नहीं कराते होंगे क्योंकि रिंकल्स दिख रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि वो पैदल यात्रा सुबह से शाम तक कर रहा है, जिम जा रहा है, पसीना बह रहा है, धूल मिट्टी में घूम रहा है और वो सिर्फ पानी से धुल रहा है, तो थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता है क्योंकि आपको कोई तो क्लिंजर यूज करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। कुछ धूल मिट्टी चिपक रही है, पसीना आ रहा है, तो सिर्फ पानी से मुझे नहीं लगता है कि साफ हो पाता होगा। बाकी वो कह रहे हैं तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। और दूसरे जहाँ तक इसकी बात है कि छुपाना और बताना, मज़े की बात एक मैं बताऊँ आपको, कहते हैं ना एक जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, आप उसको देखिएगा AI पे, चैट GPT वगैरह पे, कि सबसे ज़्यादा किया जाने वाला ट्रीटमेंट है। और हो सकता है कि आपके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा हो वो करा रहा हो और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई रिकवरी में टाइम नहीं लगना है। साइड इफेक्ट्स उसके? साइड इफेक्ट तो बात की बात है, साइड इफेक्ट तो ना के बराबर है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा अगर कोई करवा रहा है तो। बोटॉक्स का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, एक गमी स्माइल हम लोग बात करते हैं। मतलब कुछ लोग जब हंसते हैं तो उनके मसूड़े दिखाई देते हैं। तो अगर आप प्रियंका चोपड़ा की पहली फ़ोटो देखेंगे जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी, तो मिस वर्ल्ड थी ये, है ना, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। अच्छा, आपने ध्यान दिया। तो प्रियंका चोपड़ा जब बनी थी तो उनकी जो फोटो आई थी जिसमें उन्होंने क्राउन पहना हुआ है, तो उसमें उनके ऊपर के मसूड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हंसी उनकी जब होती थी तो मसूड़े दिखते थे। अब वो कम हो गए हैं। एग्जैक्टली। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट। बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। नाक के बगल में वो मांसपेशियाँ होती हैं जो आपके ऊपर वाले होठों को ऊपर ले जाती हैं, और वो सिर्फ 2 यूनिट यूज़ होता है। 2 यूनिट का मतलब हुआ कि उनका खर्च, इस ट्रीटमेंट का खर्च मात्र 700 रुपये है। 700 से 800 रुपये। 700 रुपये 4 महीने में एक बार खर्च करके आप अपनी स्माइल को चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ इफ़ यू कंपेयर दैट स्माइल तब में और अब में, यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस। इनफैक्ट आई वाज सीइंग ऑन इंस्टाग्राम कि एक कोई पब्लिक स्पीकिंग पे बात कर रहे थे, एंड दे सेड कि प्रियंका चोपड़ा इतनी पावरफुल स्पीच इसलिए होती है उनकी क्योंकि वो हंसते समय अपना मुंह थोड़ा कम खोलती हैं। सो इट इज़ नॉट डन एक्टिवली बट इट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। सो अगर किसी को गमी स्माइल है, और अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि ये मात्र 500-600 रुपये खर्च करके आप अपनी स्माइल ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी रेफरेंस में बताऊँ, मेरी एक पेशेंट आती थी मेरे पास और उसको हमेशा लगता था कि मेरी आंखें छोटी हैं। आंखें छोटी माने जो अपर्चर है, ऊपरी पलक और निचली पलक के बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम है। तो मैंने नोटिस किया कि उसकी जो आंखों के आसपास की जो मसल्स थी वो हाइपर एक्टिव थी। वो जब हंसती थी तो आंखें बंद सी हो जाती थी उसकी। तो मैंने कहा आई कैन करेक्ट दिस। तो उसने कहा कैसे? तो उसमें भी 2-2 यूनिट यूज़ होता है। तो निचली जो पलक होती है, यहाँ पे जो मांसपेशी होती है उसको हम ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई कहते हैं। तो उस मसल को हमने हल्का सा सिर्फ 2 यूनिट यूज़ करके रिलैक्स कर दिया। तो ये जो नीचे वाली पलक है ये थोड़ी सी खुल गई, तो उसकी आँखें बड़ी लगने लगी। एंड शी वॉज सो हैप्पी। एंड इट कॉस्टेड हर मुश्किल से 1000 रुपये। वो भी 3 महीने 4 महीने में एक बार।
देन वन मोर एग्जाम्पल आई विल शेयर विद यू, जो ट्रीटमेंट लोगों को पता भी नहीं होते हैं कि कितने इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट होते हैं. एक मदर मेरे पास आती थी अपनी डॉटर को लेकर के, तो उनकी डॉटर का जो चिन वाला पार्ट था वो हाइपर एक्टिव मसल थी, तो उसकी जो चिन थी वो ऐसे अंदर को मुड़ी रहती थी. अच्छा. तो अगर आप किसी फेस को देखें जिसमें चिन अंदर को मुड़ी हो तो वो बच्चा थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट अपीयर होता है. ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, या शायद कुछ इस तरह के डाउन सिंड्रोम और इन सब चीज़ों में ऐसा अभी होता जो हम लोग है. बात कर रहे थे वही आ गया, हाँ. सोशल एंजाइटी वाला. तो ये जो चिन की हाइपर एक्टिव मसल है, मेंटालिस मसल बोलते हैं, इसमें अगर हम 4-5 यूनिट बोटॉक्स डाल दें तो वो रिलैक्स हो जाती है और ये फेस लोअर फेस जो है शार्प दिखता है, और वो एक फेस मोर सिंपल एंड सटल दिखता है इन कंपैरिजन टू जो अपीयरेंस पहले आ रहा था. इनफैक्ट बोटॉक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी में पेपर पब्लिश हुआ विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि उन्होंने ये पाया कि जब लोगों ने बोटॉक्स लगवाना शुरू कर दिया तो दे वर मोर हैप्पी एंड काम. नाउ यू विल बी सरप्राइज कि हाउ डज इट हैपन, क्योंकि बातें तो ये हो रही हैं कि ये सब कर करके लोगों को और एंजाइटी हो जाती है. तो ये कैसे, ये और उस रिसर्च में ये इस्टेब्लिश हुआ कि ऐसा हुआ. तो इसका रीज़न ये पाया गया कि सपोज़ मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं जाने अनजाने में कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरे चेहरे पे आपको कौन सी झुर्रियाँ इस समय दिखाई दे रही हैं. जब मैं कुछ सोचती हूँ तो मैं अपने माथे को सिकोड़ रही हूँ, या मैं हंस रही हूँ तो आंखों के पास मसल्स को सिकोड़ रही हूँ, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उसके लिए अवेयर नहीं हूँ. अब जब मैंने बोटॉक्स लगा लिया तो मान लीजिए मेरी यहाँ की लाइनें सिकोड़ने की आदत थी, और बोटॉक्स लगाने के बाद ये लाइनें अब नहीं बन रही हैं. तो अब जब आप मुझे देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति तो बड़ा शांत और पीसफुल है, इसको गुस्सा नहीं आता है, ये तो हर समय स्माइल करता रहता है. और हमारे शरीर में प्रकृति ने एक गिफ्ट में न्यूरॉन्स दिए जिनको हम मिरर न्यूरॉन कहते हैं. तो कभी आप नोटिस करिएगा कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, रेलवे स्टेशन पे या फ्लाइट में, आप किसी व्यक्ति की तरफ जब देखते हैं जाने अनजाने में, तो अगर वो स्माइल कर रहा है तो आप भी स्माइल कर देते हो बिना चाहे. थोड़ी देर बाद सोचते हो अरे स्माइल तो वो कर रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ. तो ये कंपैशन न्यूरॉन्स या मिरर न्यूरॉन्स हमें नेचर ने गिफ्ट किए हैं, जो रिसर्चेस में इस्टेब्लिश भी हो गए हैं. तो मिरर न्यूरॉन ये करता है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हो, कोई शांत है तो आप भी शांत होगे, तो वो एक्सप्रेशन आपको नेचुरली आएगा सबकॉन्शियसली, अवचेतन मन से, बिना प्रयास के. तो मानिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो बोटॉक्स लगवा रहा है और उसका चेहरा शांत लग रहा है क्योंकि उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, उसको फ्राउन लाइन नहीं दिख रही है, तो आप भी अच्छा फील करेंगे. अब वो जो पहला व्यक्ति था वो अपना चेहरा तो नहीं देख रहा है कि मेरी कौन सी लाइनें बन रही हैं, लेकिन मैं आपके चेहरे में खुद के भाव देख रही हूँ, क्योंकि आप मिरर न्यूरॉन की वजह से मेरे भावों को रिक्रिएट कर रहे हो. राइट. जो बंदर वाली कहानी याद होगी, टोपी फेंकने वाली, वो मिरर न्यूरॉन से होता है. तो आपने मेरा चेहरा देखा कि मैं शांत हूँ, आपके चेहरे पे वो शांति का भाव आया. आपको मैंने देखा कि ये शांत हैं तो मैं भी शांत हो गई. अब मैं दिन में 15 लोगों से मिली हूँ और वो सब मुझे कॉपी कर रहे हैं, मैं उनको कॉपी कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हम सारे हैप्पी हो रहे हैं ना. तो वो कामनेस का भाव मेरे अंदर आ गया, जो नहीं था वो इंड्यूस हो गया है, और वो धीरे धीरे मेरी हैबिट बन गई. अब यहीं पे अगर मेरी फ्राउन लाइन होती तो आप मुझे देखते तो आपको लगता है थोड़ा सा परेशान है, तो आपके पास भी वो भाव आता. मैं आपको देखते तो मुझे लगता है ये परेशान है, तो मैं भी परेशान हो जाती. मैं उस लाइन को और एनहांस करती अनजाने में, अवचेतन मन से. तो ये एक रिपल इफेक्ट चल रहा है. परेशानी से एक चीज़ और जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में है वो है वेट लॉस मैनेजमेंट, जिसके लिए ओजेम्पिक बहुत बड़ा नाम हो गया है जी. तो ओजेम्पिक में कहते हैं कि करण जौहर ने अभी ओजेम्पिक से अपना वेट लॉस ड्रास्टिकली कम किया, और कपिल शर्मा के लिए भी बोलते हैं कि ओजेम्पिक यूज़ करके उन्होंने भी अपना वेट लॉस बहुत जल्दी कम किया है. बिल्कुल. वेट मतलब बहुत जल्दी कम किया है. तो ओजेम्पिक बेनिफिट करता है या ये एक नेगेटिव चीज़ है? देखिए क्या था कि आपको ध्यान होगा कि पहले हमारे जो सन्यासी लोग थे, योग होता था, तो हम जब चाहे भोजन छोड़ लेते थे, जब चाहे हम अपना वो खाना ठीक कर सकते थे, और हम सरवाइव कर पाते थे बिना खाना खाए भी, व्रत रख के भी. पहले तीज के व्रत होते थे जो 24-24 घंटे लोग खाना नहीं खाते थे, और आसानी से ऐसा हो जाता था. पर अब क्योंकि इतना जो हम लोग ने कबर्ड में खाना रखना शुरू कर दिया है, रेडीमेड फूड. पहले क्या था, गांव देहात में ना 2 टाइम खाना होता था, 3 टाइम. कलेवा होता था जो छोटे चूल्हे पे बनता था आंगन में, फिर नहा धो करके स्त्री जब कुएं से पानी साफ करके, अनाज साफ करके, 2 बजे चूल्हा जलता था. दोपहर का मोटे बर्तन होते थे,
टाइम लगता था खाना बनने में। एक टाइम दाल रोटी चावल मिलता था दोपहर में, शाम को दाल सब्जी वो जो मिलती थी वो 6-7 बजे मिल जाती थी, एक बार चूल्हा जलता था, फ्रिज नहीं होती थी तो आप बासी खाना बहुत नहीं रख सकते थे, तो खाना अपने आप में डिसिप्लिन था। अब क्या हुआ है, हमारे पास हर शेल्फ में, इवन पर्स में खाना चल रहा है हमारे साथ। उसके बाद हम कहीं भी जा रहे हैं, कर्टसी में हम फूड ऑफ़र कर रहे हैं, इनविजिबल शुगर ऑफ़र कर रहे हैं, अरे एक बिस्किट से क्या होगा, कॉफ़ी ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। जाने अनजाने में हमारे वो जो हार्मोन्स थे, जो हमको जिस समय शुगर बाहर से नहीं मिल रही है, जिस समय हम बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं, उस समय बैकअप देने के लिए बना था, जिसको हम ग्लूकागॉन हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन अपना काम करना भूल गया है। तो पहले हमारा ग्लूकागॉन नेचुरली एक्टिव होता था। आप याद करिए, बचपन में हर बच्चा कभी ना कभी जिद करता है किसी चीज़ की, और सबसे पहले एक काम करता है, खाना छोड़ देता है। तो बचपन में कभी वो बेचैनी नहीं हुई। लेकिन अब अगर आप बात करेंगे, तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को कहीं सर दर्द हो रहा है, कहीं बेचैनी हो रही है, कहीं चक्कर आ रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो हार्मोन, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस, माने जब बाहर से शुगर या ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो अंदर के फैट को या लिवर में इकट्ठा ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करके ब्लड शुगर लेवल मिलना चाहिए था, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उनको हेडेक होना शुरू हो जा रहा है। अब बिना खाना खाए लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो ग्लूकागॉन हार्मोन हमारा एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए मेडिकल साइंस ने इससे मिलते जुलते, जो इसको GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं, तो ये जो ग्लूकागॉन रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स हैं, चाहे ओजेम्पिक हो, मंजारो हो, और भी कई मेडिसिन हैं मार्केट में, ये बेसिकली ग्लूकागॉन वाला इफेक्ट क्रिएट करती हैं। इसका काम ये होता है कि आपके अंदर जो फैट या ग्लाइकोजन इकट्ठा है, उसको इस्तेमाल करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करना और बाहर से आपकी भूख कम लगे। इसके अलावा आपकी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसको डिले करते हैं, मतलब आपको अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी। आपके सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन रखा हो, आप नहीं खाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, और इस प्रकार आपका फैट लॉस हो जाता है। तो इसको अगर आपको अपने आप से आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ सपोर्टिव। बट जैसे कि आपने कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ क्विक फिक्स में कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली वहाँ पे कैमरा के चैलेंजेस होते हैं उनके, कि दे हैव टू लुक वेरी लीन टू लुक गुड ऑन कैमरा, क्योंकि कैमरा में वी सी के थोड़ा फूले हुए आते हैं हम लोग, तो शायद इस वजह से वो एक्स्ट्रा लीन दिखते हैं, जो रियल लाइफ में जब दिखते हैं तो हमको डाइजेस्ट नहीं होते हैं। पर मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि दीज मेडिसिन आर एक्चुअली हेल्पफुल, और अगर आप उनको जुडिशियसली डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहे हैं तो आपको मदद कर सकते हैं। बट हाँ, इनको ओवर यूज या अब्यूज़ करेंगे तो इनके साइड इफेक्ट भी है, नुकसान भी है। घर पे नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है इसको। ओके, तो इसको सम अप करते हैं। मैं लास्ट चीज़ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ कि आप ऑलमोस्ट 50 साल के हैं, बट आप कैसे मैनेज करते हो कि 30 से 35 साल के बीच का आप कैसे लगते हो, मतलब हाउ डू यू मैनेज इट? ओके, ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि मैं 30-35 लगती हूँ। हाँ, कई बार मुझे ध्यान है, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स थे, एक बार उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मा बच्चों जैसी लगती हैं, क्योंकि वो बच्चों जैसे कपड़े पहनती हैं। सो माय चिल्ड्रन टोल्ड मी कि मम्मा लोग ऐसा कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल से मैं साड़ी पहनूंगी। तो मैं दूसरे दिन जब साड़ी पहन करके क्लिनिक गई तो समबडी सेड कि ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने साड़ी पहन ली है। तो इसका मतलब कि वो कपड़ा नहीं था, वो कुछ ना कुछ आई एम डूइंग समथिंग राइट। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता है। पहली चीज़ मुझे लगता है पिछले, ये मेरे 20 सालों की मेहनत है। मैं पिछले 15 साल से लगभग रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिसमें एक कंप्लीट एक्सरसाइज होती है, जिसमें स्ट्रेंथ पे भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद हमारा टमी का फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लूज़ हो जाती है, तो स्ट्रेंथ पे मैंने काम किया है। और इसके अलावा मैं फूड पे काफ़ी ध्यान देती हूँ, एंड मेरा थंब रूल ये है कि मेरे स्लीप से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे सोना है तो सोना है। तो कुछ बेसिक्स फॉलो करिए, और जैसे कि मैंने अपनी बुक का टाइटल भी दिया है, काम डाउन क्रेजी रिंकल्स। तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में हम ओवर ऑक्यूपाइड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, चाहे फिटनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फूड हो। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, and I highly appreciate meditation and these basic relaxation techniques. अपने लाइफ का पर्पस अलाइन करिए, बहुत हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करने दीजिए। थोड़ी बहुत जो फिलॉसफी कबीर की है, मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, चदरिया झीनी रे झीनी, जाना तो हम सबको ही है। तो चीज़ों को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, और प्रायोरिटाइज करिए। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। मेरे पास अक्सर महिलाएं आती कहती मेड नहीं
आती टाइम पे, इसलिए मैं एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रही हूँ। तो इन द लॉन्ग रन अगर आपके बर्तन थोड़ी देर से धुलेंगे या नहीं भी धुलेंगे वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप डेली बेसिस पे जो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो मीनोपॉज आया या ओल्ड एज आई, आप एक दिन में रिकवर नहीं कर पाओगे। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, कोई भी टैबलेट खा लो, बिल्कुल जो 10 साल की मेहनत है, जो 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, उसको आप ओवरनाइट नहीं ठीक कर सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज, खाना अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, बस वही सब कुछ है। बेसिक्स फॉलो करिए। थोड़े और बहुत बाकी प्रोसीजर्स भी ले डेंटिंग लो। पेंटिंग ऑफ कोर्स वो बोटॉक्स वगैरह। ब्रांच है। तो ये बुक के पीछे क्या रीज़न है मैम? मतलब मैं पढ़ रहा था, आपने मुझे गिफ्ट की थी, तो इसके बुक के पीछे रीज़न क्या था? इतना क्या आपको लगा मन में कि मुझे ये बुक लिखनी चाहिए? बेसिक जो रीज़न था, मेरे पास जो पेशेंट आते थे, बोटॉक्स, फिलर जैसे महंगे ट्रीटमेंट, क्रायोलाइपोलिसिस जो टारगेटेड फैट लॉस के लिए होता है, ये ट्रीटमेंट 50,000 से 1 लाख तक जाते हैं। तो एक जो डिमांड मेरे पास आती थी कि डॉक्टर साहब बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, कितने दिन तक चलेगा? तो कितने दिन तक चलेगा? अब आपका मैंने फ़ैट कम कर दिया है, अभी कम कर दिया है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो वो हमेशा रहेगा। लाइफस्टाइल अगर गड़बड़ है तो वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस फैट आएगा। झुर्रियाँ, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हैं, आप अपने स्किन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, खाना सही नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ है, तो झुर्रियाँ फिर बनेंगी, डार्क सर्कल दोबारा बनेंगे। अगर रात भर आप इंस्टाग्राम पे रील देखोगे तो जो दवा मैंने डाली है वो 4 महीने असर करेगी, 5वें महीने वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता बता के थक गई थी। वो आधे घंटे तक लेक्चर दो और वो घर जाके भूल जाते थे। तो मैंने ये किताब लिखी। अब कोई मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब ये जो 1 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसका असर कम से कम 4-5 साल रहे, तो मैं उनको ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड ओवर कर देती हूँ। इसका एक बारकोड भी है, आप उसको स्कैन करिए और आप ये बुक डाउनलोड करके पढ़िए। और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद की हैं अपनी लाइफ में, और उसको नटशेल में लिखने की कोशिश की है। 100 पन्ने की किताब है, ताकि ये रिसर्च में पाया गया ना, अक्सर किताबें चैप्टर्स भी छोटे-छोटे हैं। हाँ, वो 5 पन्ने पढ़ने के बाद किताब साइड में रख दी जाती है। तो मैंने सोचा कि इसको एकदम कॉम्पैक्ट एक वर्कबुक की तरह बनाया जाए, ताकि उसको लोग एग्जीक्यूट करें, उसको अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करें। तो वो जो ट्रीटमेंट्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं वो भी उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि हम अगला भी एक सेशन करें कुछ दिन बाद, जिसमें हम लोग और 2-3 टॉपिक्स पे बात करें, क्योंकि अभी तो क्या है ना, बहुत प्रिसाइज वे में बात की है कि ओज़ेम्पिक क्या है, बोटॉक्स क्या है, और भी ऐसे कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में जिनको लेके लोगों को मिथ्स ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हमें दोबारा एक बार और रिकॉर्ड करना चाहिए इसको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें बताइए कि हमें फीडबैक दीजिए कि हम और किस किस को लेके आ सकते हैं, क्या चीज़ें हम और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।